Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 अगस्त 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप लोगों को सुनना है, लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उससे एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। एक चीज़ और, लेक्चर का पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है उसकी बात की जा रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी भी 3 बार इतिहास में क्वेश्चन पूछ चुका है। 3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इवन 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यानी पिछले ही साल सवाल आ चुका है इससे। तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस क्या है, पूरा मैटर इसको समझते हैं। न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो बेंगलुरु है यहाँ पर क्या होने वाला है, इस वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का, इस सम्मेलन का 5वां एडिशन होने वाला है। इवन बेंगलुरु यहाँ पर इस 5वें एडिशन को होस्ट करेगा। और कब से कब तक ये सम्मेलन चलेगा, तो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाला है आने वाले समय में। तो इसमें कुछ खास बात क्या है, कुछ खास वगैरह है क्या? खास ये है कि ये कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में हो रहा है। इसी वजह से बोल रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर में कई बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वनडे एग्जामिनेशन में भी कई सारी जगह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये 5वां एडिशन है। इससे पहले मतलब ऑलरेडी 4 एडिशन हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस के। हाँ सही बात है। तो उस कॉन्फ्रेंस के 4 एडिशंस कहाँ पे हो चुके हैं? एक हुआ है लंदन में 2001 में हुआ था, फिर दूसरा हुआ था ब्राज़ील में 2005 में, फिर तीसरा था ग्वाटेमाला 2010 में, चौथा हुआ था इथियोपिया 2016 में। ना 5वां होने वाला है भारत के अंदर में। और 25 सितंबर और 28 सितंबर के बीच में यहाँ पर ये पूरा सम्मेलन चलेगा। बेंगलुरु इसको होस्ट करने वाला है। ये जो इवेंट है, इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? इस इवेंट को कोई अकेली बॉडी ऑर्गेनाइज नहीं करती है। 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। एक तो पूरा कॉफ़ी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, और तीसरा इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब की बार इस कॉन्फ्रेंस का मास्कॉट रखा गया है कॉफ़ी स्वामी, और इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये एज इट इज़ रटने पड़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि थीम एज इट इज़ ही पता होने चाहिए आपको। तो ये आप देख पाओगे, इसका जो अनाउंसमेंट है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का वो एग्जैक्टली हो चुका है। ये यहाँ पर तारीख ऑलरेडी बता दी गई है, 25 से 28 सितंबर बेंगलुरु में ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है। समझ गए? 5वां एडिशन यहाँ पर ये है। अब सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि कई सारी बॉडीज़ मिलकर यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर कॉफ़ी को लेकर जो पूरा संगठन बनाया गया है, ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो ये जो बॉडी है इसको 1963 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, ताकि दुनिया भर में जो कॉफ़ी का इंपॉर्टेंस है, कॉफ़ी की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसको और ज़्यादा हम बूस्ट कर सकें, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। और मैं आपको बता दूँ, ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कई सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। उनकी सरकारें यहाँ पर आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। तो इकलौता यहाँ पर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉफ़ी को लेकर बात करता है। इवन 93% वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और 63% वर्ल्ड कॉफ़ी कंजम्पशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है? तो बिल्कुल सही उत्तर है हाँ, भारत भी इसका मेंबर है। डायरेक्टली यहाँ से भी आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हुआ हमारा इस आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 खत्म। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको कॉफ़ी के बारे में भी पता होना चाहिए। कई सारी फसलों को लेकर हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हम देखते हैं हर साल पेपर में। तो कॉफ़ी कल्टीवेशन को लेकर आपको पता होने चाहिए। कॉफ़ी 2 प्रकार की उगाई जाती है। दुनिया में 2 प्रकार की स्पीशी देखने को मिलती है कॉफ़ी की। एक होती है कॉफ़ी अरेबिका और दूसरी होती है रोबोस्टा। कौन सी? अरेबिका और रोबोस्टा। अरेबिका का साइंटिफिक नेम अरेबिका ही है। कॉफ़ी
जो रोबोस्टा है उसका नाम आपको देखने को मिलेगा कॉफिया कैनेफोरा। ठीक है, आगे आता है। अब दोस्तों ये अरेबिका और रोबोस्टा के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, ये दो अलग अलग प्रजाति हैं, तो अब दोनों के अंदर में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। ठीक है, अब पहली क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉफ़ी पी जाती है, अरेबिका वाली या रोबोस्टा वाली? तो वो है अरेबिका। 70% जो वर्ल्ड का कंजम्पशन है वो अरेबिका कॉफ़ी का होता है। जो आप जनरली पीते भी हो तो उस पर आपने देखा होगा वो अरेबिका होगी। रोबोस्टा बहुत कम लोग यहाँ पर इसका कंजम्पशन करते हैं। रोबोस्टा थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है, जबकि अरेबिका थोड़ी स्मूथ होती है, स्वीट होती है। शुगर कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6 to 9% के आसपास का, और इसमें ज़्यादा कैफ़ीन नहीं होता, 1 to 5% कैफ़ीन देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं होती है। और कॉफ़ी में मज़ा तभी है जब उसका कैफ़ीन लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा हाई हो। कैफ़ीन कई सारी चीज़ों में मदद करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कैफ़ीन बेसिकली एक एडिक्शन की तरह काम भी कर सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे, रोज़ाना बेसिस पर कंज्यूम करोगे, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो एक लत का काम करेगा, जैसे बाकी सारी चीज़ों की लत लग जाती है। समझ गए? एक ड्रग की तरह यहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है फिर कैफ़ीन। लेकिन अगर यहाँ पे इसको लिमिटेड मात्रा में आप कॉफ़ी के थ्रू लिया जा रहा है तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके बॉडी को कई सारी तरीके से यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकता है। इवन आपके ब्रेन, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने का काम कर सकता है। समझ गए इस बात को? आपको अलर्ट कर सकता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल, मेमोरी लेवल, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं अगर आप लिमिटेड वे में ले रहे हो तो वो तो देखो हर चीज़ की एक लिमिट है। वो लिमिट क्रॉस करोगे तो किसी भी चीज़ से वो नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम टॉपिक पे थे कि अरेबिका रोबोस्टा का क्या डिफरेंस है। अरेबिका थोड़ी सी स्मूथ शुगर कंटेंट वाली और कैफ़ीन थोड़ा इसमें कम होता है, और ये थोड़ी सी यहाँ पर वीकर कॉफ़ी होती है, जबकि रोबोस्टा थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है और दुनिया में यहाँ पर इसको बहुत ही कम लोग कंज्यूम करते हैं। समझ गए? अब कॉफ़ी की फसल लगाने के लिए, इसके प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए होगा, कैसा वातावरण चाहिए होगा, तब जाके कॉफ़ी का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी गर्म तापमान। गर्म के साथ साथ थोड़ा सा नमी होनी चाहिए टेम्परेचर के अंदर में, वो बढ़िया है, बेस्ट कंडीशन है कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए। सेकंड, कितना टेम्परेचर? लगभग यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो बेस्ट टेम्परेचर है। बारिश कितनी चाहिए? तो वो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए होती है। कौन सी मिट्टी बढ़िया है? तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो होती है, लोमी सॉइल जिसमें यहाँ पर ह्यूमस देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम जैसी चीज़ें हैं, वैसी मिट्टी बहुत आइडियल मानी जाती है कॉफ़ी को कल्टीवेट करने के लिए, कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। कॉफ़ी जो है जनरली शेडी एरियाज़ में, जो कि बेसिकली जहाँ पर छाँव के अंदर बोलते हैं ना, वहाँ पर बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। हमारा जो वेदर है, जो ड्राई वेदर है, सूखा वेदर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है कॉफ़ी के लिए। उसके बाद आज के समय में इंडिया के अंदर में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर कॉफ़ी का कल्टीवेशन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो भारत में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत बढ़िया कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर स्टेट्स की बात करते हैं तो वह है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। समझ गए? तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में से जो कर्नाटका है सबसे टॉप पर है, ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है इंडिया में कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, तो वह है कर्नाटका। ठीक है, इवन हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, उसका 70% कर्नाटका से निकल कर आता है। अब कॉफ़ी का इतिहास आपको पता है क्या, कि इतिहास क्या था, कैसे यहाँ पर कॉफ़ी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ? देखो, कॉफ़ी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो लेट 17th सेंचुरी के आसपास हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या, स्टार्टिंग में जो ये कॉफ़ी बीन्स होते हैं, जो आप बीन्स देख रहे हो छोटे छोटे, 7 कॉफ़ी बीन्स को स्मगल किया गया येमेन से भारत के अंदर में एक इंडियन पिलग्रिम के थ्रू। 1670 के आसपास क्या हुआ, 7 कॉफ़ी बीन्स भारत के अंदर में स्मगल करके लेकर आए गए। उसके बाद जो डच थे, डच ने जो कि इंडिया का काफ़ी सारा जो हिस्सा कब्जा लिया था 17th सेंचुरी के आसपास, उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत में कॉफ़ी कल्टीवेशन को फैलाने के लिए। तो भारत में कॉफ़ी ग्रो तेज़ी से हो पाया डच की वजह से, जिन्होंने यहाँ पर भारत को 17th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे पूरी तरह से ऑक्यूपाई किया, कब्जाया। फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज के अंदर आप देख पाओगे जो कॉफ़ी है इसका कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट होने लगा, अब इसका ट्रेड वगैरह होने लगा। अब बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कॉफ़ी को ग्रो करने लगे, स्पेशली मैसूर वाले रीजन में। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। नाउ अब इंडिया के अंदर में इस पूरे कॉफ़ी सेक्टर को मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है जिसको हम लोग कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यूपीएससी ने लास्ट ईयर इसी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर सवाल पूछा था। ठीक है, तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कानून के माध्यम से बनाई गई है। वो कानून कौन सा है? तो वो है द कॉफ़ी एक्ट 1942। मतलब कॉफ़ी को लेकर भी हमारे पास में पूरा कानून है। हाँ, और वो कानून बहुत ही पुराना है, देश की आज़ादी से पहले आ चुका है।
देश आज़ाद होता है 1947 में, उससे भी काफ़ी पहले 1942 के अंदर में ये कॉफ़ी एक्ट लेकर आया गया था और इसी के सेक्शन 4 के अंडर में ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई। इस बोर्ड का मेन काम क्या है? ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करता है। इस बोर्ड के अंदर में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। इन 33 मेंबर्स के अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि मेन चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो कि यहाँ पर फंक्शन करते हैं बैंगलोर से। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का मेनली फोकस है कि कॉफ़ी सेक्टर को किस तरीके से हम और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉफ़ी को प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का यहाँ पर काम कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का है। क्लियर? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में बात की जा रही है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। पीआईबी ने यहाँ पर थोड़े दिनों पहले इस आर्टिकल की चर्चा डिटेल से की थी। हुआ क्या है, हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है इस जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में। और इसी जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में ऑलरेडी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसके अंदर मेंशन किया जा चुका है। तो ये जीआईएफ रिसेंटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में है। इस वजह से जीआईएफ के बारे में आपने पता होना चाहिए। पहली चीज़, जो ये जेंडर इंक्लूजन फंड है, ये एक ऐसा पैसा है, यहाँ पर जो भी पैसा इकट्ठा होगा इस फंड में, वो पैसा यूज़ किया जाएगा किस चीज़ के लिए? कि सभी बच्चे जो हैं उनको एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा सके, उनको एक उच्च मात्रा की जो शिक्षा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके, इसलिए इसको फंड को तैयार किया गया है। प्लस ये फंड साथ ही साथ में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं बच्चे की, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिक्योर सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाई जाए। प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आई गई थी 2020 के अंदर में, ये जो शिक्षा नीति है, इसके अंदर में मेन फोकस किया गया था इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। इक्विटेबल और इंक्लूसिव मतलब है, इक्विटेबल मतलब सभी लोगों को साथ में लेकर चलना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इंक्लूसिव मतलब भी आप कह सकते हो कि सभी सेक्शंस को साथ में लेकर चलना, हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए, चाहे वो कैसा भी हो, उसकी कंडीशन कैसी हो, सोसाइटी के अंदर थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आ रहा है ना, उसके पास में पैसा नहीं है, पूरा बैकग्राउंड है उसका, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे कवर करना, वो क्या लगेगा? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस करता है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर में, ठीक है, कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे इस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के मामले में, अपने किसी बैकग्राउंड की वजह से या फिर अपनी कोई सोसाइटी आइडेंटिटी की वजह से कोई भी ना पीछे छूटे, ये हमारा मेन मकसद है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन अप्रोच है कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी को लेकर चलें एजुकेशन के अंदर में, ना कोई किसी की तरफ कोई भी पक्षपात ना हो, ठीक है, यहाँ पे चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, सबको साथ में लेकर चलें। और इसके लिए यहाँ पे स्टेट्स और लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पार्टनरशिप की जा सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक और ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन, स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। और इसके लिए यहाँ पर कुछ समग्र शिक्षा 2.0 भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। समझ गए? आगे आते हैं, ऐसे बच्चे जो सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप से निकल कर आते हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। इस समग्र शिक्षा के अंदर में अलग अलग जो टारगेट्स हमने सेट कर रखे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन लड़कियों को प्रोवाइड करवाना, प्लस यहाँ पे जो काफ़ी सारे ऐसे एरिया रिमोट एरियाज है, वहाँ पर आसपास स्कूल नहीं है, इस चक्कर में लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं। बच्चा कहीं ना कहीं लड़के को तो भेज देते हैं, अगर दूर स्कूल है तो लड़का चले जाएगा, लड़कियों को नहीं भेज पा रहे रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे स्कूल्स को ओपन करना ताकि गर्ल्स के लिए ईजियर एक्सेस हो सके। उनको फ्री यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करवाना गर्ल्स को क्लास 8 तक। एडिशनल जो टीचर्स वगैरह हैं, जो रेजिडेंशियल टीचर्स हैं, है ना, रिमोट एरियाज़ के अंदर में, उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। प्लस जो एडिशनल टीचर्स है उनका अपॉइंटमेंट करना, ठीक है, इसमें खासकर वेमेन टीचर्स के ऊपर भी मेन फोकस करना। तो ये पूरी चीज़ें फोकस किसके ऊपर कर रही हैं? एजुकेशन के ऊपर में। प्लस काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, उनको यहाँ पर अलग से कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, स्पेशली गर्ल्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। ये फोकस किया गया समग्र शिक्षा के अंदर में। गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होना, प्लस जो टीचर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है वो यहाँ पर चलाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो किस लिए बनाया गया है, ताकि हम एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट कर सके सभी जगह पर। और ये जो जेंडर गैप आज के समय पर देखने को मिलता है लड़की और लड़के में एजुकेशन को लेकर, इस जेंडर गैप को यहाँ पे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयाज यहाँ पर ओपन करे गए, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हैं, गर्ल्स के लिए हैं, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रही हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी या बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रही हैं, या एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक से बिलोंग कर रही हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उनके बीच में जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए इस प्रकार के जो विद्यालयाज हैं वो ओपन करे गए। समझ गए? तो ये यहाँ पर
हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हुआ समाप्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट डेली होता है 2000 प्लस लाइक्स का, तो आई होप आज भी आप लोग यहाँ पर इसको पहुँचा दोगे ना। फटाफट यहाँ पे लाइक करो और इसको टारगेट को पूरा पहुँचाओ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी वीडियो कंटिन्यू कर पाता हूँ। हालांकि कल वीडियो नहीं आ पाया था, कल संडे भी था, कल रिवीजन भी होता, मैं परसों किसी काम में फंस गया था यार। बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन रात आते आते यार मुझे 12 बज गए। फिर यहाँ पे मेरा दिमाग खराब होने लगा, मैंने सोचा यार अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हुआ कि संडे था तो इस चक्कर में थोड़ा मैनेज हो गया, नहीं तो फिर कोई और दूसरा दिन होता तो मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता कि कहीं ना कहीं वीडियो छूट गया। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ, एक भी दिन आपका ये जो वीडियो है मॉर्निंग वाला उसको स्किप ना करूँ जैसे पहले हो रहा था। खैर आते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट आर्टिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात की जा रही है, जिसको हम इन्वेट के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर यह न्यूज़ में निकल कर आया है, भारत का पहला पब्लिक इन्वेट फॉर रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स इन द वर्क्स। मतलब क्या है, मैं आपको पहले थोड़ी जो दूसरी न्यूज़ है वो भी समझाता हूँ। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो अभी एक प्रपोजल पर काम कर रही है। किस पर? बोला ये जा रहा है कि एक फ्रेश ये जो इन्वेट है इसको लॉन्च किया जाएगा नेशनल हाईवेज़ के लिए। इन्वेट क्या है मैंने आपको बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक नया ट्रस्ट को ओपन करने की बात की जा रही है, और वो जो ट्रस्ट लॉन्च किया जाएगा नेशनल हाईवेज़ के लिए, इस ट्रस्ट में क्या होगा, पैसा जमा होगा। कौन जमा करेंगे? जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, इस ट्रस्ट से छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाएगा, रोड्स वगैरह के डेवलपमेंट्स के ऊपर में लगाया जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये क्या है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अगर आप दिलचस्प नहीं हो, मतलब कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर बाजार में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि बाकी अगर आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर में सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है कंपनीज़ की, ठीक है, कंपनीज़ की ग्रोथ को देखना पड़ता है, उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब म्यूचुअल फंड होता है तो म्यूचुअल फंड बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी जैसे यूटीआई वगैरह है, निफ्टी इंडेक्स वगैरह हैं, ये इंडेक्स फंड्स वगैरह हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो मतलब वहाँ पे एक कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो आपका पैसा टॉप की 50 कंपनीज़ के अंदर में लगा देंगे, और कहीं ना कहीं आपका पैसा बढ़ाने का पूरा जो कोशिश है वो करने वाला है, ठीक है। तो उसके बदले में वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू करता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अमाउंट करता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर सिक्योर रहता है। तो आजकल म्यूचुअल फंड में थोड़ा लोगों का जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बिल्ड हुआ है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये म्यूचुअल फंड की तरह ही देखने को मिल जाती है, उसी प्रकार से ये काम करती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ यूनिट्स उनके पास में आएंगे, वो पैसा जो इस ट्रस्ट के अंदर इकट्ठा होगा वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये जो ट्रस्ट है ये म्यूचुअल फंड की तरह स्ट्रक्चर में भी, जिसको हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक ट्रस्ट की तरह, इसको सेबी के अंदर में यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है, हमारे देश के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ये जो इन्वेट है इसकी 4 पार्टीज़ हैं, एक होता है ट्रस्टी, एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और चौथा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये 4 लोग यहाँ पर मेन पार्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं इस ट्रस्ट के अंदर में। वाइल जो ये ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी सबसे पहली चीज़ इस सेबी के थ्रू सर्टिफाई होता है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ट्रस्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे लेकर चलना है, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। और जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर बेसिकली उस कंपनी का प्रोमोटर होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आप इस ट्रस्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वाला ट्रस्ट कौन सा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन सा है, ये यहाँ पर समझते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, इसके आगे NHI इसलिए लगा है क्योंकि NHI ने, जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है ना, इसने यहाँ पर स्पॉन्सर किया इस ट्रस्ट को, ताकि सरकार को जो सरकार का नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है इसको सपोर्ट किया जा सके। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को NHI ने एस्टेब्लिश किया है, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर में, और सेबी के अंदर के जो सेबी के रेगुलेशंस है उसके अंडर में। तो यहाँ पर इन सभी नियमों के अंदर में क्या हुआ, ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया गया, एक नया ट्रस्ट को बनाया गया इस NHI के थ्रू। इस वजह से यहाँ पर NHI इन्वेट के नाम से जान रहे हैं हम लोग। अब ये NHI क्या है, यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो हाईवेज़ है उनको मेंटेन करने का काम है इस बॉडी का। इस बॉडी को एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया था 1988 में,
और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में आती है। तो ये वाला जो मंत्रालय है ये यहाँ पर पूरी तरह से इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने का काम करता है। इस अथॉरिटी को सेटअप किया गया एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसका मेन काम क्या है, जो हमारी नेशनल हाईवेज़ हैं उसको मेंटेन, मैनेज और उसका डेवलपमेंट करना, जैसा मैंने आपको बताया है। इस अथॉरिटी के अंदर में एक फुल टाइम चेयरमैन भी होते हैं, प्लस यहाँ पे 5 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं। मतलब कि जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन तो हो गए अलग, बाकी जो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बाकी 4 पार्ट टाइम मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसको हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हिमालयन वल्चर के बारे में बात की जा रही है। हिमालयन वल्चर रिसेंटली न्यूज़ में भी था और मैंने आपसे द हिंदू के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था हाल ही में। तो हुआ क्या है कि जो हमारे कंजर्वेशनिस्ट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन जानवरों की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर में पहली बार असम का जो स्टेट ज़ू है, जो चिड़ियाघर है, वहाँ पर इस हिमालयन वल्चर ने ब्रीडिंग की है। ऐसा देखो, जो हिमालयन वल्चर है पहाड़ों में पाए जाते हैं, थोड़ा ठंडे इलाकों में ये ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये असम के स्टेट ज़ू में इन्होंने ब्रीडिंग की है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल कर आया है। पहली बार इंडिया में हुआ, लेकिन ये दूसरी बार दुनिया में हुआ है कि उन्होंने अपना प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर ब्रीडिंग की है। पहली बार अगर दुनिया में बात करेंगे तो फ्रांस में ऐसा हुआ था, और दूसरी बार यहाँ पर अब इंडिया में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये जो स्पीशी है इसने यहाँ पर एक ज़ू में ज़ू में जो कैद है, ज़ू में कैद होने के बावजूद भी ब्रीडिंग की है। ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग है ना, ये पूरा का पूरा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसके अंदर में आता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में। अब इसी वजह से यहाँ पर जो हिमालयन वल्चर है वो न्यूज़ में है, तो कहीं ना कहीं कारण आपको पता चला। कारण एग्जामिनेशन में यार पूछा जाएगा नहीं, बट यहाँ पर हिमालयन वल्चर ज़रूर से पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो हिमालयन वल्चर का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिप्स हिमालयंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर इसको हम लोग हिमालयन ग्रिफॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना वल्चर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर इस गिद्ध का फोटो नज़र आएगा आपको। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है ये अभी तक का बहुत पुराना वल्चर की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। प्लस इसका जो सर है वो सफ़ेद कलर का देखने को मिलेगा, काफ़ी चौड़े, जो यहाँ पर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पर नीचे की साइड में डार्क ब्राउनिश कलर देखने को मिलेगा। ये इसके अपीयरेंस के बारे में चर्चा की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये जो हिमालयन वल्चर है, नाम से पता चल रहा है हिमालयस में पाए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, हिमालयस के साथ साथ जो तिब्बतन प्लाट्यू है वहाँ पर भी ये देखने को मिलेंगे। प्लस सेंट्रल एशियन माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ये दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इस वजह से ड्यूनल हैं। और कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको कवर किया गया, यानी कि खतरे के जस्ट पास में है। इनको बचाना, इनकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर यहाँ पर ये प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब ये तो बेसिकली यहाँ पर हिमालयन वल्चर की बात की। वैसे भारत के अंदर में टोटल वल्चर्स की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 9 प्रजातियाँ गिद्धों की पाई जाती हैं। तो वो 9 प्रजातियों की अगर हम देखें, उनके नाम पढ़ लेना। एक है ओरिएंटल वाइट बैक्ड, सेकंड है लॉन्ग बिल्ड, थर्ड है स्लेंडर बिल्ड, फोर्थ है हिमालयन, फिफ्थ है रेड हेडेड, सिक्स है इजिप्टियन, सेवन्थ है बियर्डेड, एट्थ है सिनेरस और नाइन्थ है यूरेशियन ग्रिफॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9 प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, 9 स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी वल्चर की। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी के सेक्शन से लिंक कर सकते हो। यहाँ पर बात की जा रही है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है। इसको हम लोग कैसे जानते हैं? पीएम स्वनिधि स्कीम के नाम से जानते हैं। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीट वेंडर यानी जो सड़कों पर ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए जो स्कीम है इसको कोरोना में लॉन्च किया गया था। तो हुआ क्या, रिसेंटली ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों निकल कर आई है? क्योंकि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक नया टारगेट सेट किया है इस स्कीम के अंदर में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इसी वजह से ये पीएम स्वनिधि स्कीम चर्चा में है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमेशा पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर में कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसने 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पज़ है क्या? इस स्कीम का मेन पर्पज़ ये था कि कोविड-19 के समय पर हमारी जो इकॉनमी ठप हो गई है, अब ये ठेले वाले, रेडी वाले, इनको भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, इनके बिजनेस बंद हो गए थे। तो इनको एक वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करवाना, लोन के ज़रिए यहाँ पर इन वेंडर्स को सपोर्ट करना, ये बेसिकली इस स्कीम का मकसद था। तो आप सोचोगे लोन तो ये वैसे भी ले सकते थे, क्या दिक्कत थी? नहीं, यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है ये अलग कैटेगरी से दिया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से क्या होता है, अगर आपने बैंक से लोन उठाना है तो बैंक आपसे क्या मांगता है? कोलेटरल मांगता है। भाई ज़मीन के कागजात दो, कुछ और प्रॉपर्टी है ला उसके कागजात दो,
पहले ये चीज़ यहाँ पे रखोगे गिरवी, तब जाके लोन मिलेगा आपको। तो एक कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फ्री में लोन देने की बात की है। 10,000 रुपीज़ तक का यहाँ पर फ्री में लोन देने की बात की थी एक ईयर के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ता भी चला गया था, ताकि यहाँ पर जो ये वेंडर्स हैं, जो ये रेडी वाले हैं, इनको कुछ पैसा मिले स्टार्टिंग में और ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, अपने जो बिज़नेस है वो वापस से उसको स्टार्ट कर सकें, जो कोविड में पूरी तरह से बेहाल हो चुके थे। समझ गए? तो छोटी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है और सबसे स्पेशल बात, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी की। आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी वहाँ पर देना नहीं है बैंक के अंदर में। आपको केवल यहाँ पर लोन वैसा एज इट जैसे लिया था एज इट इज़ आपको चुका देना है। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगी। और जो ब्याज है वो बहुत कम देना है, कम से कम ब्याज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो ये लोन बहुत हल्के में आपको मिलने वाला है। इस स्कीम की जो ड्यूरेबिलिटी थी, स्टार्टिंग में यहाँ पर जो ये स्कीम लेकर आई गई थी वो मार्च 2022 तक रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर दिया गया और दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। तो दिसंबर 2024 तक ये स्कीम काम कर रही है। इसका मेन मकसद यही है कि फ्री अफोर्डेबल लोन्स यहाँ पे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको प्रोवाइड करवाएं, इनको दिया जाए, इनके डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस किया जाए, इनके परिवार को सपोर्ट किया जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है? क्या कोई भी उठ के जा सकता है? कोई भी वेंडर उठ के जा सकता है? नहीं। जितने भी वेंडर्स, ध्यान रखना, जितने भी ये ठेले वाले, रेडी वाले हैं, जो ये काम कर रहे हैं 24 मार्च 2020 से पहले, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पर कि कोविड-19 में जिसके ऊपर बुरा असर हुआ था, उसी के लिए हम ये स्पेशल स्कीम लेकर आए हैं। अब कोरोना निकल गया, उसके बाद जो नए यहाँ पर इस वाले सेक्टर में उतरे हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जो कोविड-19 के समय पर भी यहाँ पर ये काम कर रहे थे, जितने वेंडर्स थे, जिन्होंने यहाँ पर ये काम किया है, वेंडिंग की है 24 मार्च या 24 मार्च 2020 से पहले, उनके पास में सर्टिफिकेट है वेंडिंग का, वही लोग यहाँ पर ये लोन ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? उसके लिए हमारे पास में जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 है ना, इसी के अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई है, द टाउन वेंडिंग कमेटी। ठीक है, ये कमेटी यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वेंडिंग का, ये जारी करती है सर्वे वगैरह करने के बाद में। तो सर्टिफिकेट है किसी के पास में, तो यहाँ पर वो इस प्रकार से इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? जो वेंडर्स है उसको 10,000 रुपये तक का कैपिटल लोन मिल जाएगा और उसको वो थोड़ा थोड़ा करके मंथली बेसिस पर रीपे कर सकते हैं। 1 साल आराम से लगाकर उस 10,000 को रीपे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर टाइम पर रीपेमेंट कर देते हैं, बिल्कुल टाइम पर, जो टाइम दिया गया था उसमें यहाँ पर ये रीपेमेंट हो जाता है, तो कह सकते हो कि 7% की जो सब्सिडी है वो सरकार की साइड से उनके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी, यानी कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी यहाँ पर मिल रहा है। प्लस अगर वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह जो लग रही थी वो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ये जो स्कीम है ये साथ ही साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है, डिजिटाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैशबैक है वो 100 रुपीज़ पर मंथ का भी रखा गया है, एक इंसेंटिव रखा गया है। समझ गए? तो ये बात हो गई। उसके बाद इसको पूरी तरह से इस स्कीम को लागू करने का कौन काम कर रहा है? तो सिडबी यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको लागू कर रहा है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको ध्यान रखना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। युद्ध अभ्यास के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों वैसे तो हम कई सारी एक्सरसाइजेज, कई सारे अभ्यास के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे युद्ध अभ्यास के बारे में ज़रूर से पढ़ना। तो ये युद्ध अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इंडिया और अमेरिका में यहाँ पर ये युद्ध अभ्यास, ये इन दोनों देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। तो इसका जो नया एडिशन है वो स्टार्ट हो रहा है अलास्का के अंदर में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2 देशों के बीच की, इंडिया और यूएसए के बीच के, इन दोनों की जो मिलिट्री उसके बीच में एक अभ्यास होता है। ये अभ्यास 2004 से अभी तक रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करवाया जाता है। इस अभ्यास में आपस में जब ये मिलिट्री मिलती हैं तो एक दूसरे को यहाँ पर ट्रेनिंग शेयर करती हैं, जो अपना कल्चरल है उसको एक्सचेंज करती हैं, आपस में मिलकर यहाँ पर एक दूसरे को जो चीज़ें यहाँ पर, जो दोनों की स्पेशल चीज़ें वो यहाँ पर शेयर करने का काम करती हैं इस अभ्यास में। ना ये जो युद्ध अभ्यास 2023 वाला होने वाला है, ये 19वां एडिशन होगा। कौन सा? 19th एडिशन। ये जॉइंट एक्सरसाइज का 19th एडिशन होने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये ऑल्टरनेटली दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनके थ्रू होस्ट किया जाता है, मतलब 1 साल यूएसए होस्ट करेगा, 1 साल इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये जो शेड्यूल यहाँ पे रखा गया है, देखो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, पीस कीपिंग को लेकर, पीस इन्फोर्समेंट को लेकर, कैसे शांति बना सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। ये जो पूरा जॉइंट एक्सरसाइज है इसका मेन फोकस ये भी होता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट रिलीफ है, उसका ऑपरेशन चलाया जाए, कि यहाँ पर कोई भी अगर डिज़ास्टर रिलीफ, जो कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उस डिज़ास्टर में किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। समझ गए? तो ये एक मेन काम है। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो कैसे यहाँ पे लोगों को बचाया जा सकेगा।
उसके लिए भी यहाँ पर जो ये अभ्यास है वो होता है कि आपस में मिलकर, इससे एक चीज़ ये भी होगी कि दोनों देशों का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ये तो एक अभ्यास हो गया, युद्ध अभ्यास। तो इंडिया और यूएस के बीच में और भी कई सारे प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा भारत और यूएसए के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो एक तो युद्ध अभ्यास जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और दूसरा वज्र प्रहार। ठीक है। अब दोनों देशों की नेवी के बीच में भी एक अभ्यास होता है मालाबार, और दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में जो अभ्यास होता है उसको हम कोप इंडिया और रेड फ्लैग के नाम से जानते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। यह रेड फ्लैग वाला मल्टीलेटरल है, मतलब इसमें इंडिया यूएसए के साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड हैं। ऐसे यहाँ पर जो मालाबार अभ्यास है इसमें भी यहाँ पर इंडिया यूएसए के साथ जापान ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिल जाएगा, तो कुछ और कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड है, इस वजह से इसको मल्टीलेटरल का नाम दिया गया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ई संजीवनी के बारे में चर्चा की गई है। ये एक फ्री ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन सर्विस है। हाल ही में न्यूज़ में क्यों निकल कर आया है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है राज्यसभा के अंदर में कि हमारे केंद्र सरकार का जो ये टेली मेडिसिन एप्लीकेशन ई संजीवनी है, इन्होंने लगभग 14,17,81,384 टेली कंसल्टेशंस को कंप्लीट कर लिया है। कितने? 14,17,81,384 टेली कंसल्टेशंस। टेली कंसल्टेशंस मतलब टेलीफोन के माध्यम से जो डॉक्टर और पेशेंट है या डॉक्टर और डॉक्टर आपस में मिलकर जो भी यहाँ पर एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। कोविड-19 में भी यहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है टेली कंसल्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिना आप डॉक्टर के वहाँ जाए, डॉक्टर के साथ में बातचीत कर क्या कर सकते हो, अपना जो दवाइयाँ वगैरह है वो सब ले सकते हो। इसी को हम लोग ई संजीवनी का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी। ये एक क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है। टेलीमेडिसिन मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर पेशेंट का कॉन्टैक्ट करवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये एक इनिशिएटिव है। ये एक टेलीमेडिसिन ऐप है। बेसिकली ई संजीवनी क्या है? पूरा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये जो ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको किसने डिज़ाइन या किसने डेवलप किया है? तो डिज़ाइन डेवलप ये सारा काम, इसको मेंटेन करने का काम भी किसके हाथ में है? CDAC के हाथ में, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के हाथ में। समझ गए? अब ये ई संजीवनी काम कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत लग रहा होगा यार अभी भी यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना, वहाँ पर ई संजीवनी आप टाइप करके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर में। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? पहला यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और टोकन जनरेट करना पड़ेगा। यानी जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पर आपके फ़ोन में OTP आएगा, वो सब यूज़ करना पड़ेगा। जो पेशेंट होगा, जो मरीज़ होगा, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। एक टोकन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। जो भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स है कि आपका पहले क्या बीमारी क्या नहीं, अगर है तो आप उसको अपलोड कर दो। प्लस आपको बाद में एक पेशेंट ID मिलेगी और टोकन मिलेगा आपके SMS के ऊपर, एक मैसेज आएगा आपको। फिर स्टेप 2 में क्या करना होता है? आपने लॉगिन करना होता है। ठीक है, आपके पास में SMS आएगा लॉगिन करने के लिए। फिर लॉगिन कर पाओगे आप पेशेंट ID से। फिर स्टेप 3 में आपको वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। वेटिंग रूम मतलब कि ऑनलाइन में, ऊपर मतलब आप कह सकते हो दूसरे लोगों का नंबर चल रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है कि आपका नंबर आने वाला है। तो आपका एक वर्चुअल वेटिंग रूम चलेगा ऑनलाइन वे में। फिर बाद में यहाँ पर आपका जो एक कॉल नाउ का बटन आएगा, कॉल नाउ का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ी देर में आप वीडियो कॉल स्टार्ट कर सकते हो, डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। स्टेप 4 में जो डॉक्टर है वो यहाँ पे आपके साथ में कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको यहाँ पर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। तो यह है पूरा का पूरा ई संजीवनी। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में बात की जा रही है। अभी मॉनसून सेशन में कई सारे बिल पास हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे बिल तो चर्चा में हैं ही। उसी में से एक बिल और न्यूज़ में आ चुका है, ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। पहले इस बिल का मतलब समझते हैं। ऑफशोर एरियाज क्या होते हैं दोस्तों? ऑफशोर एरियाज हम लोग समुद्र की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे होते हैं? समुद्र की। समुद्र के अंदर भी कई सारे प्रकार के जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो पाए जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का डेवलपमेंट और उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो बिल है ये लेकर आया गया है। तो मतलब इससे पहले कोई कानून वगैरह नहीं था क्या? था। हमारे पास में ऑलरेडी पहले 2002 का ये एक्ट था, ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। इसी 2002 के कानून के अंदर में चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, बदलाव करके कह सकते हो, एक नया बिल तैयार किया गया है, जिसको यहाँ पे बस खाली नाम वही है, एक अमेंडमेंट बिल 2023 आगे और लगा दिया गया। ये बिल क्या करेगा?
ये बिल हमारे देश का मैरीटाइम जोन यानी समुद्र वाला जो हिस्सा है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। इवन उसको भी नहीं, जो माइनिंग होती है वहाँ पर जो खनन किया जाता है समुद्र के अंदर मिनरल्स को निकालने के लिए, खनिज को निकालने के लिए, उसको रेगुलेट करने का ये काम करेगा। नाउ ये जो बिल है, इस बिल की हाईलाइट्स क्या क्या हैं और फटाफट इसको देखते हैं। ये बिल जो है ये हमारी सरकार को अलाउ करेगा कि सरकार समुद्र का कोई भी जो ऑफशोर एरिया है उसको रिजर्व कर सकती है। अगर वो किसी के ऑपरेटिंग राइट में नहीं आती है तो यहाँ पर उस सरकार उसको जो है रिजर्व कर सकती है ताकि वहाँ पे खनन कर सके। प्लस ये जो बिल है ये साथ ही साथ में अलाउ करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी को, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो यहाँ पर सरकार को या कोई सरकारी कंपनी कहीं पर खनन करना चाहती है तो उनको लाइसेंस या फिर यहाँ पर वो जो है लीज पर लेना पड़ेगा, रेंट पर लेना पड़ेगा वो वाला जो एरिया होगा जिस समुद्र के हिस्से में खनन करना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है कि एक और चीज़ प्रपोज की इस बिल ने कि यहाँ पे मान लो जो प्रोडक्शन है, आप प्रोडक्शन के लिए रेंट पर जगह ले रही है सरकार या सरकारी कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार रिन्यू करवा पाओगे, नहीं, आपको केवल स्टार्टिंग में एक फिक्स पीरियड के लिए दिया जाएगा। 50 साल के लिए आप उसको लीज पर ले सकते हो और रेंट पर ले सकते हो, 50 ईयर्स के लिए। 50 ईयर्स का फिक्स टाइम पीरियड होने वाला है, जैसा हमारा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में होता है ना, उसी प्रकार से। समझ गए। साथ ही साथ में इस बिल के अंदर एक और मांग की गई है। क्या मांग की गई है? प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोडक्शन लीज टू द प्राइवेट सेक्टर ओनली थ्रू ऑक्शनिंग बाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यानी देखो, ऊपर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी को लाइसेंस वगैरह आराम से मिल रहा है, ठीक है, उनको प्रोडक्शन के लिए जो रेंट वगैरह, रेंट पर जगह है, प्लस उनको लाइसेंस वगैरह सब कुछ आराम से मिल रहा है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी आती है, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करना चाहता है, तो प्राइवेट सेक्टर को वो जगह मिल तो सकती है लीज पर, लेकिन उसके लिए ऑक्शनिंग की जाएगी, नीलामी की जाएगी, बैठाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स बैठेंगे, बोली लगाई जाएगी। बोली लगने के बाद में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो यहाँ पर उस एरिया को जीत ले जाएगा, फिर वो यहाँ पर माइनिंग करेगा। समझ गए। साथ ही साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कुछ ऑपरेटिंग राइट्स भी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, है ना। सरकार को बिना किसी बिडिंग के, सरकार को बिना किसी ऑक्शनिंग के, बिना किसी बोली के सरकार और सरकारी कंपनी को यहाँ पर ये राइट्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं आप बिडिंग करनी पड़ेगी और बोली लगानी पड़ेगी। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मेन काम है वो सबका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे समुद्र वाले हिस्से के अंदर में, जो मिनरल्स का डेवलपमेंट है, सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट हो सके। अब वहाँ पे खनन हो रहा है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन को कंट्रोल करना हुआ। समझ गए। तो ये सारा काम यहाँ पर किसका होगा? ये सारा काम को लेकर जो भी रूल्स वगैरह फ्रेम करने का काम होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी। समझ गए। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा ऑफशोर बिल 2023। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आप लोगों ने पूरे लेक्चर को अच्छे से सुन लिया है। नाउ स्टार्ट करेंगे अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले स्टार्टिंग से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, इसके आंसर आपको नीचे लाइव चैट में लगातार देने हैं। फिर लास्ट में एक साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, फिर रीमैच करना, चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पूछा गया है। इस स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ताकि हम अपने स्ट्रीट वेंडर्स को जो वर्किंग कैपिटल है अफोर्डेबल वे में वो प्रोवाइड करवा सकें। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो स्कीम है इस स्कीम के अंडर में कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। कोलेटरल फ्लो ध्यान रखना, यानी कि बिना सिक्योरिटी के 10,000 रुपये का लोन बहुत ही कम ब्याज में 1 साल के पीरियड के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़ लेना दोनों स्टेटमेंट। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं। अबे यार दोनों सही हैं और D दोनों गलत है। ठीक है, ये ऑल 3 को ना बोथ 1 एंड 2 कर लेना दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। युद्ध अभ्यास एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कौन से 2 देशों के बीच में होती है? एक तरफ तो इंडिया हो गया, सेकंड कौन सा कंट्री है? ऑप्शन A USA, B रशिया, C फ्रांस या फिर D जापान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ई संजीवनी के बारे में पूछा गया है। ई संजीवनी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ई संजीवनी जो है एक टेलीमेडिसिन ऐप है जिसका मेन काम है डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट का टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीफोन के माध्यम से इनके बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करवाना। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ई संजीवनी है इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, फिर यहाँ पे ऑल 3 लिख दिया है, बोथ 1 एंड 2 या और D इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है? आज में दोस्तों क्वेश्चन में गलती हो गई है, ये सब जगह पर C पे ऑल 3 यहाँ पर आ गया है।
ठीक है। खैर यहाँ पर तो खैर ये सही लगा है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो अभी पिछले वाला आपको दिखाए वहाँ पर ऑल 3 आ गया है। यहाँ पर तो मैंने आपको जैसे बोला है कि सही लगा है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो बिल है ये रेगुलेट करेगा माइनिंग को इन द मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया, जो समुद्र का हिस्सा है भारत का, उसमें जो खनन है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू रिजर्व ऑफशोर एरियाज, ये सरकार को अलाउ करेगा कि जो सरकार है समुद्र के कुछ एरिया को रिजर्व कर सकती है जो किसी ऑपरेटिंग राइट में ना हो। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पर कि इस बिल की एक और मांग है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को बिना किसी नीलामी के या फिर बिना किसी बोली के, बिना किसी ऑक्शनिंग के उनको यहाँ पर एरिया रेंट पर दे देना, ठीक है। प्रोडक्शन का जो यहाँ पर ग्रांट है ये प्राइवेट सेक्टर को बिना किसी ऑक्शनिंग के देना, ये यहाँ पर ये बिल की मांग है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी तीनों सही हैं या फिर डी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर बात की गई है। इस बॉडी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, एक सेकेंड रुक जाओ, जो पहला स्टेटमेंट बोलता है वो ये है कि ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसका मेन काम है जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं भारत के अंदर में उसको डेवलप, मेंटेन और मैनेज करना। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में काम करती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कॉफ़ी कल्टीवेशन को लेकर पूछा गया है। कॉफ़ी कल्टीवेशन को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, जो कॉफ़ी है ये हमेशा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करती है। ऐसा टेम्परेचर जो थोड़ा गर्म हो, नमी हो, वहाँ पर बेहतर तरीके से कॉफ़ी ग्रो कर पाती है। सेकंड स्टेटमेंट, वो डच थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसको कब्जा किया 17वीं सेंचुरी में और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया कॉफ़ी कल्टीवेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो असम जो है, असम हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी के मामले में। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी तीनों सही हैं या फिर डी तीनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फटाफट इनके आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप रीमैच कर सको। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे कॉफ़ी कल्टीवेशन को लेकर पूछा गया था कि तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं बताओ। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन से, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में असम नहीं, कर्नाटका टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। बाकी ऊपर के जो 2 स्टेटमेंट है वो गलत हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 2 स्टेटमेंट जो ऊपर के वो सही हैं क्योंकि कॉफ़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करती है। डच हैं जिन्होंने यहाँ पर इसमें कॉफ़ी के कल्टीवेशन को स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर 2 स्टेटमेंट है। बताओ कौन सा सही है। दोनों के दोनों सही हैं। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसका मेन काम है नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन और मैनेज करना। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऑफशोर एरियाज मिनरल्स बिल को लेकर कि बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है। पहला स्टेटमेंट, ये जो बिल है ये हमारे मैरीटाइम जोन के अंदर माइनिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा, ये सही बात है। समुद्र के अंदर माइनिंग को रेगुलेट करने का काम करेगा। सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर ये सरकार को अलाउ करेगा कि सरकार कुछ एरियाज़ को रिजर्व कर सकती है जो किसी के ऑपरेटिंग राइट्स में ना हो। थर्ड वाला गलत है क्योंकि थर्ड वाले में बात की जा रही है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर जो ग्रांट है वो दी जाएगी बिना किसी ऑक्शनिंग के। नहीं, ऑक्शनिंग करनी पड़ेगी तब जाके प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर कोई सपोर्ट मिलने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ई संजीवनी को लेकर कि बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि ई संजीवनी एक डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीफोन के माध्यम से यहाँ पर कंसल्टेशन करवाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ICMR ने इसको डेवलप नहीं किया है। इसको डेवलप करने वाली बॉडी CDAC है। बताया था आपको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, मोहाली की ये बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था युद्ध अभ्यास एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये कौन कौन से 2 देशों के बीच में होती है। एक तरफ इंडिया, दूसरा कौन सा देश है। तो दूसरा यहाँ पर US से आपको देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था PM स्वनिधि स्कीम को लेकर कि बताओ 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। कहोगे क्यों। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो PM स्वनिधि स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में लॉन्च किया गया है। यहीं पर मैटर गलत हो जाता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात नहीं करता है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।
तो ये जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम थी ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 1 जून 2020 में लॉन्च किया था। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर में जो हमारे वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, उनको कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई है 10,000 रुपये में, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर 1 साल के पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने सही बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होंगे। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ज़रा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।